तो आज के आपके करंट अफेयर्स 10 नवंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है जिसका सीजन आ गया स्मॉग का। अब स्मॉग में क्या है, आपने देखा होगा जगह जगह पे एक स्मॉग टावर भी लगाए जा रहे हैं। स्मॉग टावर क्यों लगाए जाते हैं? पहली बात तो स्मॉग बनती क्यों है? हम हर साल देखते हैं ना, दिल्ली में तो बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन राइज हो जाता है। स्मॉग बनने का कारण क्या है? एयर सर्कुलेशन का इशू है। पूरे पूरे पे बना लेता हूँ। ये आपकी सरफेस लगा लो, इसके ऊपर जैसे हमारी बिल्डिंग्स हैं, हम जहां पे रहते हैं, ठीक है, नॉर्मल हमारे शहर है। अब देखो एक चीज स्कूल से बचपन से आपने एक चीज पढ़ी है कि जैसे ही आपकी जब सनलाइट आती है, सनलाइट के कारण अर्थ सरफेस गर्म होती है। अर्थ सरफेस गर्म होगी तो गर्म हवा ऊपर को जाती है और ठंडी हवा नीचे गिरती है, ठीक है, उसे रिप्लेस करने के लिए नीचे को आ जाती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब विंटर्स में हमारे स्मॉग क्यों बनती है? देखो विंटर्स में धूप भी है, सब कुछ है, पर आपके ना नीचे इतनी ज्यादा गर्मी, आपके ये जो गर्म हवा आती है आती कहां से है? आपकी जो सरफेस है, जो आपकी अर्थ सरफेस है, जो नीचे जमीन है, आपकी अर्थ को गर्म करने वाली चीज भी ना यही है। जब कभी गर्मियों में बाहर निकलते हो, अगर बाई चांस पैरों में कुछ नहीं डाला हुआ, देखा ही है कि कितनी ज्यादा चुभता होता है जमीन। तो एक्चुअली गर्म करने वाली चीज, और जो एक्चुअली हमें भी गर्मी लग रही होती है ना कई दिनों में, जब गर्मियों के दिन होते हैं, वो एक्चुअली जमीन से लग रही होती है। कई बार आप रोड पे ट्रैवल करते हुए देखते हो ना, आपको वेव सी दिख रही होती हैं, वो पूरी जमीन गर्म हुई होती है और वो अपनी गर्मी की रेडिएशन रिलीज कर रही होती हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो रेडिएशन है, जो यहाँ से गर्मी है, यही जो अर्थ सरफेस निकल रही है ऊपर गर्मी कर रही होती है। अब जब विंटर का टाइम आता है, विंटर के टाइम पे ना सनलाइट इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो आपकी जमीन को ज्यादा गर्म कर पाए, और खासकर ये जो नवंबर दिसंबर का टाइम आ जाता है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो जमीन अपने आप में ठंडी पड़ी होती है, जमीन का टेम्परेचर कोई इतना ज्यादा राइज नहीं हो पाता। अब अगर तुम बेयर फुट बाहर जाओगे, नंगे पैर बाहर जाओगे, जमीन तुम्हें खुद ही ठंडी महसूस होगी। चाहे दोपहर को बाहर जाके देख लो, जमीन ठंडी पड़ी होगी, क्योंकि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सनलाइट नहीं आ पाती। ये ठंडी जमीन के कारण क्या होता है कि आपकी जहां पे हम रह रहे हैं, यहां पे भी आपकी ठंडी हवा ही फिर ऊपर रह जाती है, फिर हवा भी ठंडी होगी। अब अगर हवा यहाँ पे ठंडी होगी, जो अर्थ का सर्कुलेशन थी कि गर्म हवा ने ऊपर जाना था और ठंडी हवा ने उसके बदले नीचे आना था, अब नीचे तो ऑलरेडी ठंडी हवा है, तो ये सर्कुलेशन बंद हो जाती है, दोनों साइड से हवा आनी जानी बंद होगी, ठीक है। मतलब कुछ हाइट पे जाके आपकी थोड़ी बहुत ही गर्म हवा यहाँ पे लेयर बना लेती है, थोड़ी हाइट पे होती है, पर जहां पे हम रह रहे हैं यहाँ पे कोल्ड एयर ही रह जाती है। थोड़ी सी हाइट पे गर्म हवा होगी, फिर दोबारा से कोल्ड एयर ही, तो आपका एटमॉस्फेयर ऐसा दिखने लग जाता है अगर दूर से हम पूरे एटमॉस्फेयर को देखें कि ठंडी लेयर जहां पे हम रह रहे हैं उससे बस एक पतली सी गर्म हवा, और उसके ऊपर फिर से ठंडी। तो बहुत ऊपर ये सर्कुलेशन तब भी चल रही है, पर हमारे यहाँ पे सर्कुलेशन नहीं चल रही। अब सर्कुलेशन ना चलने से प्रॉब्लम क्या होता है? देखो यहाँ पे हमारी कुछ फैक्ट्रीज हैं जो धुआं रिलीज कर रही हैं, हमारी कार है, व्हीकल्स है, यहां से धुआं निकल रहा है। ये धुआं जो इकट्ठा होता जा रहा है, अब धुएं के अंदर दो इंग्रेडिएंट खासकर होते हैं, एक होती है आपकी नाइट्रोजन की गैस, और एक होती है आपकी सल्फर। ये दोनों जब यहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, और ठंड के टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन भी क्या करती है, ऑक्सीजन वैसे O2 होती है, ठंड में ऑक्सीजन के ना तीन भी जुड़ जाते हैं, ये बना लेती है तीन। जब ऑक्सीजन के तीन जुड़ गए, इसे क्या कहते हैं? ओजोन कहते हैं इसे। तो ये तीन गैसेस आपकी नीचे वाले एरिया में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, ये भी पोल्यूशन के कारण बन रही है ओजोन भी, ठीक है। जो हमारी गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है, कोल्ड टेम्परेचर में ओजोन के ना तीन एटम्स एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, तो वो O3 बनाने लग जाते हैं, ओजोन बनाने लग जाते हैं। तो सल्फर, नाइट्रोजन और आपका ओजोन, ये तीनों इकट्ठे हो गए।
ये तीनों, और आपके नेचुरली सर्दियों में क्योंकि ठंड है, ठंड में जो मॉइस्चर होता है हवा में वो फॉग बनाना शुरू कर लेता है। ठीक है, तो फॉग वैसे बाय नेचर बन रही थी। इस फॉग के अंदर जब ये पॉल्यूटेंट्स भी नीचे रह रहे हैं तो ये अपने आप आपका ब्राउन से कलर की लुक देने लग जाता है, ब्राउन या ग्रे कलर की लुक देने लग जाती है, क्योंकि ये ग्रे लुक या ब्राउन लुक इन पोल्यूशन के कारण आ रही है। ठीक है, तो नहीं तो जो एक्चुअली आपका कोहरा पड़ता होता है ना, जो फॉग पड़ती होती है वो व्हाइटिश कलर की होती है, सफेद रंग की होती है। जितना ग्रे रंग उसमें बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा उसके अंदर पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन के कारण वो वैसी होती है। ठीक है, क्योंकि पानी के एक्चुअली तो कोई रंग नहीं है, इसलिए वो व्हाइट कलर का कोहरा होता है। जितना ज्यादा पोल्यूशन उतना ग्रे होता जाएगा, और अगर बाई चांस मिट्टी भी उड़ी हुई है तो ब्राउन हो जाता है। ठीक है, अगर मिट्टी भी उड़ रही है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा चल रही है कहीं पे, वहां पे ब्राउन होने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि मिट्टी भी तो हवा में ही है, वो भी पानी के अंदर मिक्स हो जाती है। तो फॉग एक तरह से पानी ही ना, हवा में पानी है, तभी तो सुबह सुबह ओस भी गिरती होती है, सारी की सारी सेटल हो रही होती है। अब फिर इस स्मॉग टावर क्यों बनाए जा रहे हैं? देखो, ये जो प्रोसेस है ना, ये सारा पोल्यूशन इसलिए इकट्ठा हो रहा है क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर की सर्कुलेशन रुक गई है। हम करना क्या चाहते हैं, हम जगह जगह पे आपके टावर्स लगाना चाहते हैं, मतलब चलो इतने ऊंचे तो नहीं है, पर आपके जो जगह जगह पे हम जो टावर्स लगा रहे हैं, स्मॉग टावर्स, ये क्यों लगा रहे हैं? ये करेंगे क्या, अपने एरिया में ये हवा को ऊपर से खींच के और फेंकेंगे। हम क्या करना चाहते हैं, ये जो नेचुरल प्रोसेस है ना, क्योंकि हवा फंस चुकी है, हवा को किस तरीके से घूमना जरूरी है, क्योंकि नेचर की ना अपनी खुद की क्लीनिंग प्रोसेस यही है कि वो सारा धुआं उड़ा के ऊपर की लेयर में ले जाती है। जब आपकी गर्म हवा ऊपर जाती है और ठंडी हवा नीचे आती है, ये काम भी करती है कि गर्म हवा अपने साथ सारा पोल्यूशन साथ में ले जाती है, पर ये सर्कुलेशन करवानी जरूरी है एटमॉस्फेयर में। हम यहाँ पे ये आर्टिफिशियल सर्कुलेशन करवाना चाहते हैं कि हवा खींच के ऊपर को प्रेशर से फेंक के, अगर यहाँ पे ये बल्ज किसी तरीके से टूट गया, ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलेशन अपने आप होने लग जाएगी। ये लेयर को तोड़ना जरूरी है, इनकी सर्कुलेशन करवाना एक बार जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक? समझ आया सर्कुलेशन कैसे होती है? तो इस तरीके से आपकी स्मॉग जो है वो विंटर्स में फॉर्म हो जाती है। दिल्ली इसका खास केस है। देखो, दिल्ली में स्मॉग सबसे गंदी, सबसे खराब हवा दिल्ली में जाके बनती है। दिल्ली ना ज्योग्राफिकली ऐसे एरिया में लोकेटेड है जहां पे हर साल ये सर्कुलेशन पूरी तरह, एक टाइम आता है नवंबर में जहां पे हवा चलनी बिल्कुल बंद हो जाती है, तो कोई भी सर्कुलेशन बंद चलती नहीं। उसके अलावा अब दिल्ली के जो आसपास के एरिया है, साथ में हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान भी इस साइड पे, और इस साइड पे वेस्टर्न यूपी, यहां पे विंटर्स में क्या प्रॉब्लम आती है? स्टबल बर्निंग, जो आपके पराली को आग लगा देते हैं, कि खेत साफ करने के लिए आग लगाते हैं ना, उससे अलग पोल्यूशन जनरेट हो रहा है। वो सारा पोल्यूशन, दिल्ली की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो सारा पोल्यूशन दिल्ली में जाके इकट्ठा होता है, बाकी सारी जगह से चला जाता है। दिल्ली की ज्योग्राफी ऐसी है कि सारी हवा वहीं जाके इकट्ठी होती है, और अपने आप दिल्ली की हवा सबसे खराब हो जाती है। जैसे हमने एक ना एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया है कि हमारी हवा कितनी गंदी है। रोज आप एयर क्वालिटी देखोगे, जैसे ये नीचे आज किसी में लिखा है पोल्यूटेड है, ठीक है, तो अभी यहाँ की हवा भी पोल्यूटेड आ रही है, बंद के समय, हाँ, तो पोल्यूटेड हवा आ रही है। ठीक है, और ये आपका एयर क्वालिटी है। हमने ना मैक्सिमम एयर क्वालिटी पे जो नंबर दिया हुआ है वो 500 दिया हुआ है, कि 500 वाली भी सबसे गंदी हवा मानते हैं। पर ये दिनों में, अब आने वाले दिनों में तुम दिल्ली में हवा देखोगे ना, ये 1000 भी क्रॉस कर जाता है इस इंडेक्स में। हमने 500 से ऊपर इंडेक्स भी नहीं बनाया, पर वो इतनी गंदी हवा होती है कि 1000 भी क्रॉस कर जाती है। तभी फिर प्रॉब्लम क्या आती है, लोगों को लंग डिजीजेस बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, वो सब कुछ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपके स्मॉग के कारण क्रिएट हो सकती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं आपके, ये नाइट्रोजन, ओजोन, स्मोक और ये सब कुछ। ठीक है, तो ये सब कुछ। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक और कंसेप्ट भी डाल दिया, फोटोकेमिकल स्मॉग। आपके ना समर्स में भी स्मॉग बन सकती होती है।
अब समर्स में स्मॉग कैसे बन सकती है, ये एक यूनिक कंसेप्ट है। ये बनती है प्योरली पोल्यूशन के कारण, जब नाइट्रोजन और उसके जैसे ऑर्गेनिक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो और होते हैं, इन्हें वीओसीज कहते हैं, ये ऐसे कुछ केमिकल जब आपकी हवा में इकट्ठे हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, और बाई चांस आपके समर्स में अगर वाटर वेपर्स हवा में हो, जैसे मॉनसून के टाइम से पहले वाटर वेपर काफी हवा में होते हैं, उस टाइम पे आपके ये सारे इकट्ठे होकर इसके साथ ना पोल्यूशन जुड़ जाता है। सिर्फ वाटर वेपर्स में प्रॉब्लम क्या है, वाटर वेपर पानी को ना हवा में इकट्ठा होने के लिए, एक वेपर बनने के लिए किसी ना किसी एटम की जरूरत होती है जिसके वो आसपास पानी का बबल बन सके। आप कहीं पे भी एक पानी की बूंद गिराते हो, वो अपने आप एक शेप ले लेता है ना, इसलिए वो नेचर में भी कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे होते हैं जिसके आसपास पानी इकट्ठा हो सके। और अगर आपकी समर्स में गर्मी ज्यादा है, इवेपोरेशन ज्यादा हो रही होगी, और अगर पोल्यूशन भी ज्यादा है, तो आपके नेचुरली एक हवा के अंदर ना स्मॉग तब भी बनी शुरू हो जाती है। ठीक है, मतलब वैसे उसे तुम जिस स्मॉग को तुम पहचानते हो वैसी नहीं दिखती, पर अगली बारी समर्स में नोटिस करोगे तुम्हें पता चल जाएगा ये भी स्मॉग है। जिस दिन तुम्हें महसूस होगा ना आज हवा बहुत ही ब्राउन से कलर की है, गंदी सी हुई पड़ी है, उसे भी स्मॉग कहते हैं। जैसे हम बस पोल्यूशन कह के छोड़ देते हैं पोल्यूशन है, वो एक्चुअली स्मॉग कारण ना आपकी सारी ब्राउन ब्राउन से आसमान हो जाता है। तो वो जितना बढ़ता जाएगा उतना ब्राउन भी हो जाएगा। ये फाइनली जाके तब चीजें सेटल होती हैं जब बारिश आ जाए, बारिश से ये सारी चीजें नीचे गिर जाएंगी, फिर जाके हवा एक बार क्लियर हो जाती है। ठीक है, पर ये समर्स में भी बनती है, जो ब्राउन ब्राउन गंदी सी हवा बन जाती है, वो उसे भी स्मॉग कहते हैं। सेकेंड करंट अफेयर है आपकी एक माउंटेन रेंज इंडिया की, ईस्टर्न घाट्स के बारे में। ठीक है, विशाखापट्टनम के बारे एक्चुअली करंट अफेयर आया हुआ था। विशाखापट्टनम कहाँ पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, विशाखापट्टनम को अपने बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है, पर विशाखापट्टनम जो डिस्ट्रिक्ट है ना आंध्र प्रदेश का, यहाँ पे अब कुछ पिछले सालों से क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे ना ड्रग्स की खेती बहुत ज्यादा हो रही है विशाखापट्टनम के इसमें, तो इसलिए इसका एक और सरकारी इसमें नाम पड़ गया, गांजा हब बन गया ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रग्स है, और खासकर गांजा जो है वो ड्रग बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो आपके विशाखापट्टनम को हम छोड़ के हमारे जो जहां पे खेती हो रही है वो है ईस्टर्न घाट्स का हिस्सा, तो हम ईस्टर्न घाट्स को पढ़ेंगे अपने करंट अफेयर में। देखो इंडिया का जो पूरा मैप है इसके एक ओवरऑल हम ज्योग्राफी की लुक दे लेते हैं, ताकि हमें बहुत सारी चीजों का बेसिक आइडिया लग जाए, बस एक रफ मैप के लिए। हमारे नॉर्थ में यहाँ पे माउंटेन्स पड़ते हैं, कौन से, हिमालयस। हिमालयस यहाँ पे पड़ गए। हिमालयस जब आपके नॉर्थ ईस्ट में पहुंचते हैं ना, यहां जाके ये देखो इस डायरेक्शन में जाते हैं, ये यहां जाके ना ये सडनली अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, इस डायरेक्शन को चले जाते हैं। ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट से चेंज हो जाती है नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ ईस्ट में जाके बिल्कुल ऐसे मुड़ जाते हैं। नीचे हमारे यहाँ पे देश पड़ता है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार के अंदर चले जाते हैं, म्यांमार के बाद क्या है, इसके बाद इंडियन ओशन आ जाता है। ये चलते जाते हैं, बस लैंड की एलिवेशन नीचे जाती जा रही है ना, तो यहां जाके पानी आ जाता है, पर नीचे अभी भी आपके ये सारे के सारे पहाड़ों की रेंज, समुंदर के अंदर पहाड़ों की रेंज चली जाती है। ये समुंदर के अंदर पहाड़ों की रेंज में क्या हुआ है कि देखो आपके जो हिमालयस हैं बेसिकली समुद्र के अंदर ऐसे पूरे प्रॉपर पहाड़ है। ठीक है, पर क्योंकि लैंड इतना नीचे चला गया था तो पानी ऑब्वियसली ऊपर आ जाएगा, तो हमें ये लैंड जो है इसके आसपास यहाँ पे पानी आ गया। अब जो हमें ये पीछे हिस्सा दिखता है समुंदर के अंदर, हम इन्हें ही अंडमान एंड निकोबार कहते हैं। तो एक्चुअली कभी आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की ओरिजिनेशन कैसे है, वो हिमालयस का ही हिस्सा है। हिमालयस जब आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, इस साइड को मुड़ जाते हैं, इन्हें नॉर्थ ईस्ट में जब इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं ना, इन्हें यहाँ पे हिमालयस का नाम भी चेंज हो जाता है, इन्हें कहते हैं पूर्वांचल।
उसके बाद ये म्यांमार देश एंटर करके यहां पे इनका नाम हो जाता है अर्कन योमा। तो आपको पेपर में स्टेटमेंट आएगी कि अर्कन योमा मतलब अंडमान एंड निकोबार किससे बने हैं, तो यहां तो हिमालयस डूबे हैं, ये भी सही स्टेटमेंट होगी। या अर्कन योमा अगर लिखा होगा तो अर्कन योमा के ये पहाड़ है, क्योंकि म्यांमार के बाद ही डूबते हैं ना, इस कारण अर्कन योमा भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से यही हमें पहाड़ों की जो बिल्कुल ऊपर वाली पीक है ना, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के तौर पे दिख रही है। तो है ये सेम ही पहाड़ों की रेंज। इसके अलावा आपके इंडिया के इस साइड पे भी एक माउंटेन रेंज है जो गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक आती है, अरावली। अरावली रेंज। इसके बाद यहां सेंट्रल इंडिया में दो रेंजेस आपकी मेन, दो रेंजेस हैं, और भी हैं। मेन कौन सी है, ऊपर कौन सी है, विंध्य, और मैं आज आपको पूरे ऊपर से एक बार बेसिक करवा रहा हूं कि आपको सारा ही पता चल जाए, विंध्य और सतपुरा। इसके साइड से यहां पे एक माउंटेन रेंज नीचे तक जाती है, वो है, उन्हें कहते हैं वेस्टर्न घाट्स, या इंडिया का लोकल नाम क्या है, सह्याद्री। ठीक है, DHRI भी लिख लो जैसे मर्जी, सह्याद्री। इसके बाद यहां से एक माउंटेन रेंज आती है जो इस तरीके से दिखती है, इन्हें कहते हैं, जो आज आपका करंट अफेयर है, ईस्टर्न घाट्स। तो इंडिया के जो दोनों साइड पे कोस्ट है, कोस्ट से थोड़ी दूर जाके दोनों साइड पे पहाड़ों के ऐसे रेंज पड़ते हैं। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में क्या फर्क है, जो मैंने डायग्राम में बनाया, वेस्टर्न घाट्स ना लगातार है, इनमें कहीं पे भी ब्रेक नहीं आती है, लगातार चलते रहते हैं। ईस्टर्न घाट्स टूटे हुए हैं, और इनके टूटने के कारण क्या हुआ है कि यहीं से इनके बीच में से जो साउथ इंडिया की जो नदियां हैं ना, वो यहीं से निकलती हैं आपकी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो सारी यहाँ पे जब भी पढ़ेंगे, मतलब यहां से देखोगे तो। ठीक है, तो ये गैप का उन्हें ही फायदा मिल गया। ठीक है, कि वो इस साइड से निकलते हैं, शुरू वेस्टर्न घाट से होती हैं ये बड़ी बड़ी नदियां, और इस साइड को फ्लो करके गिर जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे पड़ता है आपका बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे अरेबियन सी। आपके ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स एक जगह जाके मिलते हैं, जहां पे दोनों पहाड़ों की रेंज मिल जाती है। कौन सी जगह पे, नीलगिरी, नीलगिरी के पहाड़ों में। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे के सारे एरिया बना हुआ है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बड़े जो मेन पहाड़ हैं वो करवाए हैं, छोटे छोटे मेन ज्योग्राफी जब करेंगे तब करेंगे, तो ये चीजें ऐसे हैं। क्लियर है? अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड हो गए, और इस साइड पे जो आइलैंड्स हैं इससे हटा के बना दो, नीलगिरी के बीच ना आए। ये है लक्षद्वीप। ठीक है, वो आइलैंड्स इस साइड पे है, पर ये पहाड़ों से नहीं बने। ये चीज याद रखने, अंडमान एंड निकोबार पहाड़ हैं जो डूबे हुए हैं, ये इनकी फॉर्मेशन अलग है, वो किसी और टाइम करेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, तो ये बेसिकली जैसे ये तो आपके हिमाचल का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, अरावली कहां से कहां तक है, गुजरात से दिल्ली उसका आंसर था। ठीक है, तो इस तरीके से मेन सी करंट अफेयर का ये एडवांटेज है कि करंट अफेयर में या तो एक ओवरव्यू मिल जाता है या रिवीजन हो जाती है, जो आपने जितना पढ़ा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारी चीजें याद रखनी है। तो अब इसके बाद आपके ईस्टर्न घाट्स के बारे और भी चीजें लिखी हुई है, जैसे कौन सी नदियां इसके थ्रू पास करती हैं, मैंने उसकी एक पूरी लिस्ट आपको दे दी है। ये आपको कभी ना कभी पेपर में पूछा जा सकता है। ये हम सारी रिवर्स पढ़ेंगे, ब्राह्मणी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, सुवर्णरेखा, तुंगभद्रा, ये आपको PDF आ जाएगी, वो सब कुछ। ये लिस्ट अच्छे से पढ़ लेना। ये सारे रिवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे भी, क्योंकि ये जैसे ये सारी तो मेन रिवर्स भी हैं। ठीक है, इसके अलावा इस बार पूछा तो नहीं गया था, इस बार UPSC के पेपर में था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है ऐसी रिवर जो ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं। अब देखो इनका ये बहुत सारे नाम है।
आपको ये जो नॉलेज चाहिए होती है ना, ये हमेशा प्रीलिम्स के लिए चाहिए होती है। एक चीज हमेशा याद रखो, प्रीलिम्स में कभी आपको पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको आधा आधा कुछ बस रफ आइडिया चाहिए कि किस नाम को मैंने पढ़ा है ईस्टर्न घाट में। आपको बस, क्योंकि पेपर में ऑप्शन ऑलरेडी दिए होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये चीजें हैं। तो यहाँ पे जो भी नाम होंगे उसका बस बितरानी एक बार सारे पूरे पूरे नाम पढ़ो और इनका रफ एस्टिमेट, कि मुझे पता हो यार कुछ नागा नागा करके कोई रिवर थी यहाँ पे, तो अगर मुझे कोई नागावल्ली ऑप्शन में आ जाती है, मुझे पता है कि मैंने कोई नागा नागा रिवर पढ़ी है। ऐसा नहीं होगा कि बहुत मिलता जुलता ऑप्शन पेपर में होगा। ऑप्शन बहुत अलग अलग होते हैं, जो यहाँ पे नहीं है वो नहीं होंगे, तो यहाँ पे ये फर्क आ जाएगा। ये था इस पर क्वेश्चन? अच्छा, ये इस पर यूपीएससी में अच्छा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो ठीक है, ये तो मैंने बाई चांस नागावली चुन ली, कोई भी कोई और लगा लो कि मुझे वेलार ऐसे ही याद किया हो कि यार कोई वेला वेला कुछ ऐसे ही था, ठीक है। मैं पेपर में आइडेंटिफाई तो कर लूंगा ना। मेरा पेपर में प्रीलिम्स में यही सबसे बड़ा सही गलती लोग यहीं पे करते हैं। तुम्हें पूरा नाम नहीं याद करना, क्योंकि तुम्हें प्रीलिम्स में सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये ऑप्शन मैंने कहीं पढ़ा है। तो पूरे नाम पे कभी स्ट्रेस ना दो, एक बार ही पूरा नाम पढ़ लो ऑब्वियसली फर्स्ट रीडिंग में। उसके बाद उसी रीडिंग के साथ साथ ना इन वर्ड में से याद रख लो कि मुझे कुछ बुद्धा बुद्धा याद रखना है, राशि याद रखना है, ठीक है। और बस सारे नाम तो कभी भी नहीं याद रहने वाले, पर ना दिमाग में एक इंट्यूशन आ रही होती है कि यार ये मैंने नाम कहीं पढ़ा है, यही ऑप्शन होगा इसका। तो इस तरीके से ये चीज करनी है। तो ये चीज क्लियर है? कोई भी डाउट? तो थर्ड आपका करंट अफेयर है स्मार्ट सिटीज मिशन। इंडिया के अंदर स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है। चंडीगढ़ में देखते हो जगह जगह बोर्ड भी लगे हैं स्मार्ट सिटी का। स्मार्ट सिटी है कुछ नहीं, वैसे तो नाम ही हुए हैं ठीक है। तो स्मार्ट सिटी है क्या? ये एक अर्बन रिन्यूअल और रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम है। अब ये वर्ड्स क्या है? अर्बन रिन्यूअल एंड रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग क्या होता है? कभी सुना है रेट्रोफिटिंग? देखो, रेट्रोफिटिंग का मतलब होता है कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसमें जो थोड़ा बहुत सुधार करने की जरूरत है वो की और उसे चला लिया। लेट्स सपोज मेरे पास एक कोई खाली जगह पड़ी थी, मैं वहां पे पार्क बनाना चाहता हूँ। वहां पे ऑलरेडी कुछ पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, ग्रीनरी है, ग्रास भी ऑलरेडी है, काटने वाला है। अगर मैं यहाँ पे ग्रास काट दूं, एक यहाँ पे पूरा फुटपाथ बना दूं, चल पड़ा ना, बन गया पार्क। ये है रेट्रोफिटिंग, कि जो ऑलरेडी अवेलेबल चीजें हैं उन्हें ही दोबारा से रिपेयर या कोई चीज करके रेट्रोफिट कर देना, यानी कि पुरानी एग्जिस्ट करती हुई चीजों में थोड़ा बहुत चेंज किया और उसे दोबारा से प्रेजेंट कर दिया, ठीक है, उसी को इंप्रूव कर देना। और अर्बन रिन्यूअल का मतलब है जहां पे अब बिल्कुल ही चीज चेंज करने वाली है, कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने वाली है, कुछ भी करने वाला है, वो सबको यहाँ पे लगाया जा सके, ठीक है। क्लियर है? इस तरीके से ये काम किया जा सके। कोई भी डाउट यहां तक? नहीं? तो ये सारी चीजें क्लियर है। अब यही है आपका बेसिकली मिशन। इसके अंदर सेंट्रल सरकार 500 करोड़ की इसने स्टार्टिंग में फंडिंग दी थी। उसके बाद सिटीज को अपने आप खुद ही अपने फंड्स जनरेट करने हैं। इसके अंदर आपके शहरों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लगाई जा रही हैं, स्मार्ट पार्किंग्स होगी, कैमराज हो गए, ये सारी चीजें इसी के अंडर आ रही हैं, ठीक है। आपके जो नए फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, कुछ भी किया जा रहा है, वो स्मार्ट सिटी। ताकि स्मार्ट सिटी कंसेप्ट क्या है स्मार्ट सिटी का? स्मार्ट सिटी का मतलब है ऐसे शहर जहां पे तुम्हें हर फैसिलिटी वॉकिंग डिस्टेंस में मिले, और ई गवर्नेंस, तुम्हें हर चीज तुम्हारी इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो तुम कोई भी फैसिलिटी इस शहर की लेना चाहो तुम ऑनलाइन, जैसे कोई बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, ठीक है, उसके अलावा साइकिल रेंट पे लेने हैं, कुछ भी करना है, ये सारी की सारी ये स्मार्ट सिटी के फीचर्स हैं। तो ऐसी चीजें करने की कोशिश है वो स्मार्ट सिटी मिशन है। क्लियर है? इसके बाद आपका सेंट्रल एशिया,
का करंट अफेयर। सेंट्रल एशिया का क्या है, इंडिया ने एक मीटिंग होल्ड कर रहा है अफगानिस्तान के रिगार्डिंग उसके नेबर्स के साथ। देखो अफगानिस्तान में इस अगस्त में आपने देखा ये तालिबान का टेक ओवर हो गया, तालिबान ने यहाँ पे सरकार का तख्ता पलट करके खुद अपनी सरकार बना ली है। उसके बाद से अफगानिस्तान के बाकी देशों के साथ रिलेशन कैसे हैं कि अभी तक किसी भी मेजर गवर्नमेंट ने तालिबान की सरकार को ना रिकॉग्निशन नहीं दी है, उन्हें मान्यता नहीं दी है। उन्हें मान्यता ना देने का मतलब है कि हमने उनके साथ ना डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखे। तो उनके डिप्लोमेट्स इंडिया में नहीं है, हमारे डिप्लोमेट्स वहां नहीं है, वहां पे सारी एम्बेसियां खाली पड़ी हुई हैं, सिर्फ ये पाकिस्तान, रशिया और चाइना को छोड़ के बाकी सारी खाली पड़ी है। ठीक है, रशिया ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया पर उसने अपनी एम्बेसी का स्टाफ वहां पे रखा हुआ। तो ये जो इनका सबसे बड़ा अफगानिस्तान के ऊपर जो असर है वो फैलने वाला है। मतलब अफगानिस्तान के ऊपर जब भी तालिबान का कब्जा होता है ना, तालिबान के कब्जे के बाद बहुत और चीजें भी आपकी इफेक्ट दिखाते हैं। जैसे ना दुनिया भर में 90% जो ड्रग्स आते हैं ना वो अफगानिस्तान से आते हैं, और उन्हें बेचने वाला सबसे बड़ा जो है वो तालिबान खुद है। तो अगर तालिबान का ही कब्जा हो जाता है, तालिबान पहले भी बेच रहा था अफगानिस्तान में बना बना के, अब अगलों का कब्जा ही हो गया, तो अगलों की सरकार अब पूरी लीगली बेचेगी ये चीजों को, तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ये जितने आसपास के नेबर्स है ना, देखो आपका रशिया भी डरा हुआ है, क्योंकि है क्या रशिया का ना ये सारी कंट्रीज के ऊपर असर है, ये सारे देश भी डरे हुए हैं। इनका कारण क्या है कि जब आपके इवन चाइना डरा हुआ है, क्योंकि तालिबान का अफगानिस्तान का कब्जे का मतलब है कि ऐसे लोग जिन्होंने हथियार उठाए थे उन्होंने एक लेजिटिमेट सरकार को गिरा दिया। ठीक है, तो ये मूवमेंट आसपास के देशों में ना स्प्रेड हो जाए, ये सारे देश कमजोर भी हैं, तो ऐसा कोई मूवमेंट इनमें चला जाता है तो आराम से ये भी यहाँ पे लोगों ने अगर हथियार उठा लिया, और खासकर अगर इस्लामिक फिलोसफी के चलते हुए ये लोगों ने भी हथियार उठाने का सोच लिया, यहाँ पे डिस्टर्बेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी। रशिया क्यों डरा हुआ है, देखो ये जो स्टेट्स रही है ना कभी ये सारी की सारी स्टेट्स ये ना रशिया के इन्फ्लुएंस की स्टेट्स हैं, यहाँ पे रशिया की बहुत ज्यादा चलती है, क्योंकि पुराने जमाने में जो सोवियत यूनियन होता था, सोवियत संघ होता था, ये सारे सोवियत संघ का हिस्सा थे। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, इसके ऊपर रशिया आ गया, ये सारे के सारे सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। जब सोवियत यूनियन टूटा उसका सबसे बड़ा हिस्सा रशिया है, पर ये बाकी सारे छोटे छोटे अलग अलग देश बन गए। ठीक है, तो इनके ऊपर भी असर जा सकता है। अब ये जो मैप है, आपने ये मैप को ध्यान से पढ़ना है। देखो ये जो स्टार में दी हुई है ये इन सबकी कैपिटल्स दी हुई है। एक जो क्वेश्चन बनता होता है ना वो ये बन जाता होता है कि इन कैपिटल्स को नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो। रैंडमली बस इन शहरों के नाम लिखे होंगे। ठीक है, जैसे ऊपर कजाकिस्तान का शहर लिखा नहीं, अस्ताना, नूर सुल्तान, सॉरी। ठीक है, तो आपकी कोई हाँ, ये जैसे नूर सुल्तान है ये सबसे नॉर्थ में है, इससे नीचे पड़ गई बिशेक, इससे नीचे पड़ गई ताशकेंट, इसके नीचे ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है पर दुशानबे थोड़ी सी ऊपर है। ये देखो अगर बिल्कुल स्टार को इस साइड लेके जाओगे दुशानबे थोड़ी ऊपर है, फिर अशगाबत और फिर काबुल आती है। आपको नॉर्थ टू साउथ का क्वेश्चन भी बन सकता है। वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करने में अगर तुम देखोगे ये अशगाबत सबसे पहले आई। अगर बाकी कैपिटल्स को भी मैं देखूं, ये ईरान की कैपिटल तेहरान ये रही, ये अजरबैजान की बाकू। ठीक है, तो अगर मैं बाकू से शुरू करूं, बाकू, तेहरान, अशगाबत, फिर ये दोनों ऑलमोस्ट, ये देखो नूर सुल्तान पहले आ गई, ताशकेंट, फिर काबुल और लास्ट में बिशेक। इन दोनों को यहाँ पे ना लिख के रख लेना, नॉर्थ टू साउथ भी लिख के रख लिया, नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर क्या रहेगा और वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर क्या रहेगा। ये जब आपने लिख के रख लिया, आपको पेपर में कभी भी क्वेश्चन आएगा ना आपको आता हो, तो इस तरीके से करना है। दूसरा, यहाँ पे जो वाटर बॉडीज हैं, देखो कैस्पियन सी को कौन सी कंट्री लगती है वो भी आपने साथ में पढ़ लेना। इससे होता क्या है, देखो हमने मैप करने हैं, ज्योग्राफी में मैप्स करेंगे, पर यहां तो पूरी दुनिया को एक साथ याद करने निकल सकते हो, वो अपने आप मुश्किल काम है। पर करंट अफेयर में दुनिया का कुछ कुछ हिस्सा टूट के आ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करके याद करोगे तो ज्यादा बेटर, जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, जब फिर पूरी एटलस हम जब धीरे धीरे करने बैठेंगे वहां पे ऑब्वियसली इससे ज्यादा डिटेल में करेंगे। करंट अफेयर्स में टाइम कम होता है, इस कारण जल्दी करते हैं,
पर ये चीजें हमने यहाँ पे स्टडी कर लेनी है। कैस्पियन सी को किस किस कंट्री की बाउंड्री लगती है? देखो ऊपर से कजाकिस्तान आ गया, ये जो कंट्री है ये रशिया है, तो यहां से रशिया आ गया, इस साइड से अजरबैजान, नीचे ये ईरान है, नीचे लिखा हुआ है, ये तुर्कमेनिस्तान, बस ठीक है। एरल सी किन दो कंट्रीज के बीच में पड़ गया? लेक बल्काश आपकी पूरी कजाकिस्तान में पड़ गई, उरल रिवर आके कैस्पियन सी में गिरती है। कैस्पियन सी आपका वैसे भी कई बार करंट अफेयर में रहता है। देखो ये जो मैप है ना, कैस्पियन सी अब इससे बहुत ही छोटा रह गया, अब सिर्फ इतना कोई रह गया। ये ना ग्लोबल वार्मिंग का असर है कि कैस्पियन सी छोटा हो गया, क्योंकि हमने क्या किया है, जैसे ये यूरल रिवर है ना, ये मेन रिवर है जो इसे फीड करती है। यहाँ पे रशिया ने भी डैम्स बना लिए, उसके बाद बाकी कजाकिस्तान ने डैम बना लिए, इसका पानी सूख गया, पानी ही नहीं आ रहा। और बाकी रिवर्स में पानी जितना, मतलब डैम्स पानी रोक लेते हैं, इस साइड से भी आके जो बाकी रिवर्स भी गिर रही हैं, सब पे डैम्स हम जो बनाते जा रहे हैं, यहाँ पे पानी नहीं सप्लाई हो, तो ये सूखता जा रहा है। इसके सूखने से क्या हो रहा है, यहाँ पे जितनी भी आपकी अलग अलग वैरायटी की फिशेस रहती थी वो भी तो मरनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे और दूसरी अगली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो आसपास किसान खेती करते थे इसके पानी से, अब उन्हें पानी मिलना बंद हो गया। यहाँ पे लिटरली अब तुम इसके बीच तक चल के जा सकते हो, पानी इतना कम है, मतलब यहाँ साइड पे तो सूख ही चुका है। कैस्पियन सी का बहुत ही बुरा हाल है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अराल सी भी खत्म, ये जितने भी इनलैंड सीज हैं ये सारे के सारे खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। एरएलसी की जरूरत फोटो दी हुई है उनको, इसकी भी दी होगी। कैस्पियन अच्छी इमेज नहीं थी, चलो ये तो उसकी है, चलो डिजिटली समझाया इन्होंने, डिजिटली दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये कैस्पियन सी की एक्चुअली आपके सैटेलाइट फोटोग्राफ है, ये ऐसी दिखती है, ठीक है। पहले ऐसी दिखती थी, अब ये जो साइड पे सारा ये लाल लाल एरिया बनता जा रहा है ना, ये सारी जगह ड्राई अप होती जा रही है, मतलब ये इतना सूख चुका है, ठीक है। और आपके सिर्फ ये बीच वाला हिस्सा बचा है, इसमें भी अगर आप ये डेप्थ वाला साइड पे अगर मैं चार्ट दिखाऊं, ये सिर्फ जो बिल्कुल डार्क एरियाज है ना, सिर्फ यहाँ पे पानी है, बाकी सारी जगहों पे सिर्फ इतना तो पानी रह गया कि तुम लिटरली चल के जा सकते हो। तो ये छोटी होती जा रही है हर साल, या और ज्यादा डिक्लाइन पे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें फेस करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में। तो ये ग्लोबल वार्मिंग में कभी ना कभी वहां पे पड़ोगे। अब लास्ट करंट अफेयर, आपने कंपनी बारे सुना होगा, कंपनी अपना नाम चेंज करने लगी है। कौन सी कंपनी? फेसबुक। फेसबुक अपना नाम क्या रखने लगी है? मेटा। मेटा फेसबुक अपनी ना एक पेरेंट कंपनी बना रही है, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग और भी चीजों में इन्वेस्ट कर रहा है और भी चीजें, तो फेसबुक एक छोटी एंटिटी रह जाएगी, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी छोटी छोटी अलग अलग कंपनीज हो जाएंगी। एक बड़ी कंपनी बनाई जा रही है जो है मेटा, ठीक है। जैसे गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है, गूगल की मेन कंपनी कौन सी है? गूगल एक छोटी कंपनी है, मेन कौन सी कंपनी है जो गूगल को हेड करती है? नहीं, माइक्रोसॉफ्ट तो कंपनी अलग है। अल्फाबेट, आपकी जो कंपनी है जिसके अंडर गूगल आती है वो है अल्फाबेट, ठीक है। तो जब कंपनी सी, जब होता क्या है, जब तुम बहुत सारे फील्ड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो ना, वो फिर ऐसी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, जब बहुत मतलब नीचे की कंपनीज भी बहुत बड़ी हो चुकी हैं, तो ये एक बड़ी कंपनी बना लेते हैं, पेरेंट कंपनी, जो मॉनिटर कर सके इन्हें, और अलग अलग कंपनी वैसे ही काम करते रहते हैं। मतलब फेसबुक प्लेटफॉर्म का नाम नहीं चेंज होगा, एक पेरेंट कंपनी बन रही है मेटा, क्योंकि धीरे धीरे
अब उन्होंने अपनी कंपनी की पूरी विजन प्रेजेंट की थी, वो एक चीज बनाना चाहते हैं जिसे कहते हैं मेटावर्स। अब मेटावर्स क्या होगा, ये एक तरह से आपकी 3D वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश है पूरी, जहां पे पर्सनल कंप्यूटिंग यूज करके पूरी 3D इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश है, जहां पे तुम एक तरह से, जैसे अब तुम सोशल मीडिया पे जाते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम किसी पे बैठे हो, तुम अपने बस फोटोग्राफ्स देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, ये फ्यूचर ऑफ सोशल नेटवर्किंग देख रहे हैं। फ्यूचर ऑफ सोशल नेटवर्किंग में क्या होगा कि अगर तुमने किसी से मिलना है, तुम मेटावर्स में लॉग इन करोगे, तुम्हारा एक डिजिटल अवतार बनाया होगा, उसे तुम यूज करते हुए कहीं पे भी जा सकते हो। पूरे शहरों के, पूरी जगहों के पूरे डिजिटल मैप्स एग्जिस्ट करते हैं। आम लोग जो भी उसमें लॉग्ड इन होगा, हर बंदा दिख रहा होगा, तुम किससे इंटरेक्ट करना चाहते हो तुम उससे इंटरेक्ट कर सकते हो। तो एक तरह से हमारा जो पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, ये भी एक तरह से डिजिटल हो रहा है, ठीक है। मतलब डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर चल के आएगा, यहाँ पे भाग भाग के वापस चला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आगे मेटावर्स ये सोचा जा रहा है, ये वो काम करने लगे हैं। तो पर एक बहुत बड़ा डिजिटल वर्ल्ड अगर ऐसे एक्सपैंड करता है, तो आपका रियल इंटरेक्शन पहले खत्म होती जा रही है, और ज्यादा खत्म होती जाएगी, ठीक है। पर इससे और चीजों को फायदा, जैसे कि आपके बिजनेसेस को फायदा, जैसे किसी ने मीटिंग करनी है, वो एक प्रॉपर डिजिटल इन्वायरमेंट में मीटिंग करना चाहते हैं, तो वो वैसे मीटिंग कर सकते हैं। फ्यूचर ऑफ क्लासरूम्स भी यही है, जैसे अभी ऑनलाइन जो स्टूडेंट क्लास लगा रहे हैं, तुम्हें ये महसूस होगा तुम क्लास में ही बैठे हो, ठीक है, तो वो मेटावर्स है। तो ये फ्यूचर ऑफ डिजिटल वर्ल्ड है, ठीक है। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।